जिते गुड़े विभिन्न प्रकार कार्यक्रम हुए एल हुए से काम से तारीफ करती बहुत गुड़े सोशल रिफॉर्म करती सहित आम एनसीपीआर टीम अच्छी एनसीपीआर जे नेशनल कन्वीनर अच्छा अनिल भट्टाचार्य से सहित रही अमृता अमृता जी रही सहित आम सूचना अधिकार अभियान आवाहक श्रीयुक्त प्रदीप रही समस्त मंच पर निमंत्रण कर सभागत परिचालन रवि भाई को श्रीयुक्त रवि दास अनुरोध कर इलेक्ट्राल बॉन्ड नहीं जो इलेक्ट्राल बॉन्ड को आम ओडिशा सूचना अधिकार अभियान समेत जातीय स्तर में जो सूचना अधिकार अभियान आम अच्छा नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट्स टू इन्फॉर्मेशन आम आरंभ यही एक इलेक्ट्राल बॉन्ड को आम विरोध कर आसलु कारण थिला जे इलेक्ट्राल बॉन्ड रे कौन स्वच्छता नथिला जिते प्रकार सिक्रेसी मेंटेन करा जाय पारे सेते करा जायथिला एवं जो कंपनी मान टंका दउथिले सेमानकर समस्त तथ्य गुप्त रखा होता तो एभली एक व्यवस्था को जेहेतु आम समस्ते प्रशासनिक व्यवस्था स्वच्छता उत्तरदायित्व रखा काम कर सूचना अधिकार आईन है तो यही एक व्यवस्था को आम विरोध कर विरोध करने विभिन्न जगह आंदोलन भी होता बहुत सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल अंजलि भरद्वाज जी आज अच्छा से भी पिटिशन रखिले सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण जी केस लड़ुला उपस्थित अच्छा तो आम गोटे दीर्घ लड़ाई करूँ इलेक्ट्राल बॉन्ड केमती गोटे सिक्रेटिव सिस्टम आ द्वारा विशेष भाव में भारत वर्ष लाभ होना मोर आहरी दुर्नीति भ्रष्टाचार बढ़ो जहाँ अलरेडी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ये संपर्क में आज प्रशांत भूषण निजे जी केस लड़ाई जी पिटिशनर अंजलि भरद्वाज दुजन उपस्थित अच्छा वक्तव्य उपस्थापन करेंगे आज मुख्य भाव में आज केवल ओडिशा नुहे आज भारत वर्ष जो स्थिति जिते प्रकार दुर्नीति भ्रष्टाचार केमती लुचेवा शासन व्यवस्था स्वच्छता न रखा उत्तरदायित्व न रखा सूचना अधिकार आईन को तलितलांत करवा कमिशन मान को भल भाव में काम कर दबा ना ये जो सब व्यवस्था शासन व्यवस्था तरफ प्रशासन तरफ जो भाव में चक्रांत चली आज सब क्षेत्र में आम से परिस्थिति सम्मुखीन हो जो मैंने आम राज्य में सूचना अधिकार लड़ाई कले जो मैंने ट्रांसपेरेंसी में आंदोलन कले क्या मिथ्या मतदान हाँ क्या मर्डर करवा क्या जेल भर्ती करवा क्या धमक दवा ये घटना बहुत जगह घटुची केवल ओडिशा नुहे आज भारत वर्ष में समान चित्र मैंने देखा पाँच तथापि गोटे राज्यर बृहत्तर स्वास्थ्य दृष्टि ओडिशार स्वार्थ दृष्टि प्रशासनिक व्यवस्था स्वच्छता देवाई समस्त स्तर में केवल ओडिशा नुहे भारत वर्षर विभिन्न कोण अनुकूल सूचना अधिकार कर्मी मान आंदोलन अभ्यास रही एपर्यंत ये 15 वर्ष भितर प्राय 100 ऊर्ध्व सूचना अधिकारी हत्या कराई प्राय 500 ऊर्ध्व सूचना अधिकारी मान गण आक्रमण अक्रमण्य कराई जेल भर्ती कराई तथापि ये आंदोलन दबी जाए ना तो आम समस्ते दृढ़ प्रतिज्ञ बने जे आंदोलन को आहरी त्वरान्वित करूँ ओडिशा शासन व्यवस्था केमती श्रृंखलित हम कुशासन हटब शासन व्यवस्था स्वच्छ निर्मल हम दुर्नीति हटब आमर लड़ाई अब्याहत रही पर्सपेक्टिव इलेक्ट्राल बॉन्ड गोटे गोटे भ्रष्टाचारी शासन प्रतीक गोटे दुर्नीति भ्रष्टाचार को किभली भाव में जन्म देता सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पर आज इलेक्ट्राल बॉन्ड को जो बंद कराई आज सारा भारत वर्ष कोण अनुकूल समस्त सामाजिक कर्मी समस्त जो मैंने शुभचिंतक समस्त सचेतन नागरिक मैंने स्वागत कर प्रशांत भूषण आम समस्त नमस्ते आज पुणी थे स्वागत करुचे एक इलेक्ट्राल बॉन्ड व्यवस्था विरुद्ध से जो भाव में सुप्रीम कोर्ट लड़े जजमेंट आसला आज सारा भारत वर्ष ये एक बड़ अवदान कर अतिरिक्त होने मुख्य भाव में अंजलि भरद्वाज जी आम नेशनल कैंपेन आम जे नेशनल को कन्वीनर अच्छा एनसीपीआर मुझे गोटे को कन्वीनर आम समस्ते मिसिक दीर्घ दिन धरी दीर्घ 10-15 वर्ष धरी सूचना अधिकार आईन को किभली भाव में भारत वर्ष में किभली ठीक भाव में कार्यकारी कर लड़ी कमिशन भी ठीक भाव काम कर सूचना अधिकार आईन ठीक भाव में कार्यकारी हम आम काम कर आसुँ आज अंजलि को अमृता दुई जन एक सहकर्मी आज आम सहित भी होती आम आज बहुत खुशी पुणी थे सूचना आज ओडिशा जो बुद्धिजीवी मैंने समस्त आसी रवि भाई आम आरंभ सूचना अधिकार अभियान आरंभ से आम उपदेष्टा अच्छा समस्त क्षेत्र में सब समय से आम सागर था जिते बाधा विघ्न गंडगोल जिते प्रकार हुए किभली भाव में साहाଯ୍य सहायता करवा समस्त कार्य करते मोर अभय भी आज आउ थे स्वागत कर बर्तमान अभय कौन से सभा कार्य आरंभ करेंगे आउ विशेष बात करी समय भी बहुत हेरे सभा कार्य आरंभ करवा समस्त की पुणी
भाव स्वागत और अभिनंदन आज आशीर्वाद मुख्य भाव में दिलीप भाई आसते पूर्वतन सूचना कमिशनर थे बहुत खुशी दिलीप भाई पहुंचते बहुत विशिष्ट बुद्धिजीवी मैंने आज पहुंचते आम समस्त को पुणी थे स्वागत दूँ समस्त को धन्यवाद मोर भाई को स्वागत अर्चना कर सूचना अधिकार अभियान पक्ष आज जो आलोचना चक्र तो इनोग्राल बंद पर जे कि सूचना अधिकार जो मूल तत्व तारी आधार पर सुप्रीम कोर्ट निष्पत्ति को धन्यवाद देवी प्रशांत भूषण अन्य जो नेले अन्य गर्दा पिटिशनर एवं परवर्ती अवस्था जो भाव में प्रकार चैनल अच्छी जिते प्रकार लोक पहुंचा व्यवस्था अच्छी सब भाव में कथा को अवश्य भारतवर्ष मुख्य चैनल माने मुख्य गणमाध्यम तो जी नवा कथा नहीं ना ओडिशा कथा जी लोक निकट पहुंचा कथा जो मोर 50 वर्षर सांबादिकता इतिहास में कहबी एपरी बड़ी बड़ स्कैंडल भारतवर्ष इतिहास में केवे जहाँ इलेक्ट्रॉन बंद क्षेत्र से दिन मोर इमिडिएटली जब रिजल्ट बाहर जो दिन मत अनेक सांबादिक माने मोर मान पचार घटना जो जजमेंट होती जे दायी प्रधानमंत्री गोटे देशवासी क्षमा मांगा उचित आदि मोरालिटी थी से इस्तीफा दे देवा उचित कारण ये गोटे जजमेंट अनकन्स्टिट्यूशनल जजमेंट जे कले जिद करी कले बर्तमान एक आलोचना चक्र आरंभ जो मैंने मुख्य लोक जो मैंने जो मैंने जगह पहुंचे प्रदीप आप समस्त की स्वागत कर स्वागत जनाऊँ बर्तमान आम सभा कार्य आरंभ प्रथम ये मामला जे सुप्रीम कोर्ट पिटिशनर थे आमर सूचना अधिकार कैंपेन को कन्वेनर अंजलि बर्तमान मुझे डाकुची प्रथम वक्तव्य प्रधान सभी को जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया ओसा का, आप सभी का हमें आज यहाँ पर बुलाने के लिए और ये मीटिंग आयोजित करने के लिए। हमेशा अच्छा लगता है उड़ीसा में आके, भुवनेश्वर में आके ओसा के साथ मिलकर सूचना के अधिकार कानून को कैसे ज्यादा सशक्त बना सकते हैं उसके बारे में चर्चा करने के लिए। और आज चर्चा सूचना के अधिकार के साथ साथ इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो पूरा मुद्दा है उसको भी जोड़ते हुए है। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज इस सभा का आयोजन किया है। साथियों, हम सभी लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं सूचना के अधिकार कानून को बहुत अच्छे से समझते हैं और बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना भी जानते हैं। ये हम सब जानते हैं कि सूचना का अधिकार कानून किसी सरकार ने हमें ऐसे ही नहीं दे दिया। एक बहुत लंबा मुहिम चला, पूरे देश में चला, जहां पूरे देश से, गांव से, बस्तियों से लोग जमा होकर उन्होंने ये मांग उठाई कि हमें सूचना चाहिए। जब तक सूचना नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। सरकारें अपनी मन मर्जी से काम करेंगी तो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं होगा। 2005 में सूचना का अधिकार कानून आया, जो कि विश्व में सबसे अच्छे कानूनों में माना जाता है, क्योंकि वो लोगों के संघर्ष से आया, हम सब के संघर्ष से आया था। लेकिन हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार कोशिशें रही हैं सरकारों द्वारा कि ये कानून जो है किसी तरह से कमजोर हो जाए, क्योंकि सरकारों को आदत नहीं है कि वो लोगों के सामने सूचना रखें। उन्हें आदत है कि वो पर्दे के पीछे काम करें, खूब भ्रष्टाचार करें, अनियमितताएं करें, मानव अधिकारों का हनन करें और किसी को पता भी न चले। और इसलिए जो हम कहते हैं शेयरिंग इंफॉर्मेशन इज शेयरिंग पावर, तो कोई भी सत्ता में जो बैठे होते हैं वो सूचना हमें आसानी से देने में इंटरेस्टेड नहीं होते। लेकिन पिछले 10 साल में तो हमने देखा है
जाएगा, यही इलेक्टोरल बॉन्ड्स के भी पूरे केस में दिखाया है। सूचना के अधिकार पर कम से कम 3 तरीके के प्रहार चल रहे हैं। एक प्रहार है कि जो सूचना मांगते हैं, जो सवाल करते हैं, उन्हीं पर प्रहार। आप में से कितने लोग हैं, उड़ीसा में हमने गिना, जितने भी पूरे देश में लोगों के ऊपर अटैक हुए हैं, उनके ऊपर फर्जी केस लागू किए गए हैं, उनकी हत्याएं हुई हैं, क्योंकि उन्होंने नहीं रहे, बैठ नहीं रहे, और सब जगह पर, कहीं पर राशन, कहीं पर पेंशन, कहीं पर मनरेगा, कहीं पर बड़े बड़े घोटाले, सबको उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं सूचना का अधिकार इस्तेमाल करके। और इसलिए हम देख रहे हैं कि पूरे देश में तो हो ही रहा है, उड़ीसा में खूब जम के ऐसे सभी लोगों पर अटैक होने की कोशिश हम देख रहे हैं होती है, जो सवाल पूछते हैं, सूचना के अधिकार कानून का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा अटैक, दूसरा प्रहार जो हम देख रहे हैं होते हुए सूचना के अधिकार पर, वो है सूचना के अधिकार के कानून पर। सूचना का अधिकार कानून, जैसा मैंने बताया, पूरे विश्व में सबसे अच्छे कानूनों में से है हमारे देश में। लेकिन पिछले 4 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो सेंटर में है, उन्होंने 2 बार इस कानून को संशोधित कर दिया है। और ये जो संशोधन है, ये कोई अच्छे संशोधन नहीं आए हैं, ये बिल्कुल रिग्रेसिव संशोधन, जिनसे कि सूचना के अधिकार कानून को कमजोर कर दिया गया है, ऐसे संशोधन आए हैं। पहला संशोधन कोशिश करी लाने की 2018 में इस सरकार ने, लेकिन क्योंकि सब जगह पर इतना विरोध हुआ, सारे राज्यों में, उड़ीसा में भी हुआ, पर सभी राज्यों में, दिल्ली में इतना विरोध हुआ कि सरकार कर नहीं पाई। पर जब इतने बड़े बहुमत से सरकार आई, तो सबसे पहला कानून जो उन्होंने छेड़ा, वो था सूचना का अधिकार कानून। और संशोधन 2019 में सरकार बनाने के बाद तुरंत वो ले आए, और संशोधन में क्या किया, उन्होंने एक तरह से जो रीढ़ की हड्डी है, द बैकबोन ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जो है हमारे इंफॉर्मेशन कमीशंस, उनके ऊपर प्रहार कर। वो ये समझ गए हैं कि अगर सरकार हमें सूचना नहीं देती, तो हम कमीशन तक जाएंगे, और कमीशन स्वतंत्र होते हैं, तो वो हमें सूचना दिलाएंगे। इसलिए वो कमीशंस के पीछे पड़ गए। उन्होंने पहला जो अमेंडमेंट किया, संशोधन किया, वो ये किया कि अगर कोई भी कमिश्नर पूरे देश में है, उनकी जो कार्यकाल है, उनकी सैलरी है, उनकी पेंशन है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगा। पहले कानून में लिखा था कि उनका कितना सैलरी, पेंशन और ये सब होगा, लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया है, और कानून पुश कर दिया विदाउट प्रॉपर डिबेट एंड डिस्कशन, डिस्पाइट ऑपोजिशन फ्रॉम ऑपोजिशन पार्टीज, के अब सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगा सारे कमिश्नर्स की, पूरे देश में जो है, उनकी क्या पेंशन, क्या कार्यकाल और क्या हो। अब आप ये सोचिए कि ये तो एक तरह से तलवार लटकाने वाली बात है। कुछ कमिश्नर्स होंगे जो कि इसके खिलाफ अपनी आवाज बनाए रखेंगे, लेकिन दिस इज अ वे टू कॉम्प्रोमाइज द ऑटोनॉमी ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, कि उन्हें ये डर रहे कि अगर हम ऐसी कोई सूचना सार्वजनिक करा देंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पसंद नहीं है, तो ऐसा ना हो कि हमारी पेंशन ही बंद कर दी जाए। तो ये सबसे पहला और बड़ा प्रहार। दूसरा, जो कमिश्नर्स के अलावा जो अमेंडमेंट आई, वो दूसरी अमेंडमेंट अभी हाल ही में आई, जब जो कि DPDP एक्ट, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू करी गई है। उसमें ये लिख दिया गया कि आप और हम सूचना का इस्तेमाल करके अब निजी सूचना नहीं ले सकते। अब आप हमें बताइए कि जब तक हमारे पास ग्रैन्युलर इंफॉर्मेशन, जो कि बिल्कुल लो स्तर तक निजी सूचना इंक्लूडेड नहीं होगी, हम अपना संघर्ष कैसे आगे बढ़
राज्य में ही आप देख लीजिए, राशन नहीं मिलता है लोगों को, पेंशन विधवाओं को नहीं मिलती है, तो लोग जाकर आरटीआई एप्लीकेशन लगाते हैं और कहते हैं कि आप पूरी लिस्ट बताइए आप किसको राशन दे रहे हैं, आप लिस्ट बताइए आप किसको पेंशन दे रहे हैं। ऐसे भी तो हम संघर्ष करते हैं, सोशल ऑडिट करते हैं। लेकिन अब अगर ये हो जाएगा कि हम ये निजी सूचना ले ही नहीं पाएंगे तो संघर्ष कैसे चलेगा? आप देखिए सूचना के अधिकार का इस्तेमाल क्यों हो रहा है। बड़े बड़े जो बैंक हैं जहां हम अपना पैसा डालते हैं, इतनी मेहनत का पैसा डालते हैं, वहां पर बड़े बड़े पूंजीपति आकर लोन लेते हैं और लोन लेकर फरार हो जाते हैं। बैंक उनके लोन को माफ कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं लोन को। क्या हमें जानने का हक नहीं है उन लोगों का नाम? क्योंकि निजी सूचना में तो नाम भी इंक्लूडेड है। तो अब सरकार कह रही है कि हम आपको निजी सूचना नहीं देंगे, मतलब सरकार ये सारी सूचना छुपाने का काम करने की कोशिश कर रही है और उसके लिए संशोधन कर दिया है सूचना के अधिकार कानून में। एक और तरीका जिससे कि हमारे सूचना के अधिकार को खत्म किया जा रहा है वो है कि सरकार लगातार सूचना के अधिकार कानून को बंद करने के लिए, ऐसा ना हो कि उसकी जो सारा काम है बाहर आ जाए, उसके लिए स्कीम्स और पॉलिसीज ला रही है जिसमें कहा जाता है कि ये स्कीम, ये इंस्ट्रूमेंट, ये पॉलिसी सूचना के अधिकार के बाहर रहे। अब आप बताइए कि सूचना का अधिकार इस देश में बना, दैट इज द रेनिंग लॉ, कि अगर किसी को सूचना चाहिए वो उसको इस्तेमाल करें। वो कहीं के ही वो बात लाते हैं कि हम इसमें सूचना के अधिकार को चलने ही नहीं देंगे। पीएम केयर्स, आप सबने नाम सुना होगा पीएम केयर्स की स्कीम का, जिसको कि लागू किया गया इसलिए कि कोई आपदा आए तो उससे पैसा इकट्ठा करके लोगों के बीच में डिजास्टर रिलीफ के लिए बांट दिया जाए। अब जब सरकार पीएम केयर्स लाई उस समय में ये कहा गया कि ये पब्लिक अथॉरिटी है, क्योंकि प्रधानमंत्री एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी में इसके चेयरपर्सन है और बहुत सारे मिनिस्टर उस ट्रस्ट के ऊपर ट्रस्टीज हैं और पैसे इकट्ठे करे गए, सीएसआर फंड्स पीएसयूज के इकट्ठे करे गए, गवर्नमेंट सर्वेंट्स की सैलरीज इकट्ठी करी गई, ये कहकर कि ये पब्लिक अथॉरिटी है। जब हजारों करोड़ों रुपए इकट्ठा हो गया और लोगों ने सूचना के अधिकार में एप्लीकेशन डाली कि भाई बताइए कि पैसा कहां से आ रहा है, किधर जा रहा है, तो ये कह दिया गया कि जी नहीं, ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, हम सूचना के अधिकार कानून में नहीं आते, हम आपको नहीं बताएंगे। ये चल रहा है। और इलेक्टोरल बॉन्ड्स यही एक एग्जाम्पल है जहां पर 4 कानूनों को संशोधित किया गया, इसलिए कि हमारे आपके जानने का अधिकार न रहे कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए से कौन किस पार्टी को पैसे दे रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या चीज है? इलेक्टोरल बॉन्ड एक प्रॉमिसरी नोट है, एक तरह से जैसे करेंसी होता है, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ रुपए तक। और कोई भी जाकर एसबीआई बैंक से वो खरीद सकते थे और उसे किसी भी पार्टी को दे सकते थे और उस पार्टी को दिया, ये किसी को पता नहीं चलेगा किसने दिया। तो मतलब पूरी तरह से गोपनीय बना दिया। और गोपनीय तो पहले भी होता था पैसा, लेकिन वो इलीगल रहता था ज्यादातर, जो बड़ा पैसा आता था जो गोपनीय रहता था। लेकिन अब इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए इसे चुना, जिसको हम कहते हैं एक तरह से लीगल, यानी कि एक कानूनी जामा पहना दिया गया, करप्शन को लीगलाइज कर दिया गया कि आप कितना भी पैसा किसी पॉलिटिकल पार्टी को दीजिए, किसी को पता नहीं चलेगा। अब इसमें क्या तकलीफ है? इसमें तकलीफ यह है कि हम सब जानते हैं कि जब बड़ी बड़ी कंपनियां, वो चाहे अंबानी हो, अडानी हो, टाटा हो, बिरला हो, वेदांता हो, कोई भी हो, जब वो पार्टियों को पैसे देते हैं वो जनहित में नहीं देते, वो अपने हित में काम कराने के लिए पार्टी को पैसे देते हैं। तो जब आप और हम वोट डालने जाते हैं, अगर हमें पता नहीं है कि जो पार्टियां सामने खड़ी हैं उनको किसने पैसे दिए, हम कैसे जानेंगे कि अगर मैं उसको वोट करूंगी तो वो किसके लिए काम करेंगे? तो मतलब हमारे जानने के हक को खत्म कर दिया
दिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स ने। पहले भी हमारी मांग थी कि गोपनीयता हटाई जाए पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग में, लेकिन उसे हटाने की बजाय ये कहकर के हम पारदर्शिता ला रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड लाए गए जिसने पूरी तरह से खत्म कर दी वो ट्रांसपेरेंसी। तो ये जो पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो सिलसिला है ये सुप्रीम कोर्ट में तो ले जाया गया, पर उससे पहले जैसे प्रदीप ने कहा बहुत इसके खिलाफ आवाज उठाई गई। एनसीपीआरआई ने बहुत जनसभाएं करी जहां पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया गया, बीजेपी को भी, बीजेडी को भी, सबको बुलाया गया, कांग्रेस, टीएमसी, और कहा गया आप ये मत करिए, इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा मत लीजिए, ये गलत स्कीम है, ये देश में भ्रष्टाचार बढ़ाएगी, इसको मत अपनाइए। सीपीआईएम को छोड़कर, सीपीआई को छोड़कर सब पार्टियों ने पैसा लिया और सबसे ज्यादा पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड से भारतीय जनता पार्टी ने इकट्ठा किया। 16,500 करोड़ रुपए के बॉन्ड बिके और उसमें से 50% जो बॉन्ड है वो गए बीजेपी। और आप ये समझिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड हमारे सूचना के अधिकार कानून और जो हमारे देश में संवैधानिक अधिकार जो है हमारा सूचना के अधिकार का, उसके बेसिस पर इसको गैर संवैधानिक घोषित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड गैर संवैधानिक है क्योंकि ये लोगों के जानने के हक को खत्म करते हैं। तो इट इज अ वेरी बिग विक्ट्री फॉर द राइट टू इंफॉर्मेशन ऑफ पीपल ऑफ दिस कंट्री जो सुप्रीम कोर्ट से हमें मिला है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 19A के आर्टिकल 19(1)A जो कि हमारे बोलने की और अभिव्यक्ति की आजादी देता है, उसका उल्लंघन हो रहा है क्योंकि सूचना के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है और कोर्ट ने इसे बैन कर दिया। कोर्ट ने ये भी कहा कि ये तो भ्रष्टाचार का साधन बन सकता है, ये काले धन का साधन बन सकता है। क्यों? क्योंकि कंपनियां पैसे दे रही हैं पार्टियों को और पार्टियां देंगी उनके मतलब के कॉन्ट्रैक्ट, बनाएंगी उन्हीं कंपनियों के लिए नीतियां, बनाएंगी उन्हीं कंपनियों के लिए कानून। हम देखते हैं कि लेबर लॉज बदल दिए जाते हैं, फार्म लॉज बदल दिए जाते हैं जो लोगों के हित में नहीं होते, कुछ कंपनियों के हित में होते। तो कोर्ट ने यही लिखा अपनी जजमेंट में कि इससे तो भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा और कोर्ट ने ये कह दिया कि सारी सूचना 12 अप्रैल 2019 से जो भी जिसने भी बॉन्ड खरीदा और जिसको भी दिया आप मुहैया कराइए, सबके बीच में दे दीजिए। अब आप ये देखिए कि कोर्ट के कहने के बावजूद जो एसबीआई बैंक है जिसको कोर्ट ने कहा 3 हफ्ते में सारी सूचना दीजिए, वो कह रहे हैं नहीं हम चुनाव के बाद दें, 30 जून को देंगे। कोर्ट ने फिर उन्हें खूब जबरन निकलवाई ये सूचना और हमारे सामने अब जब ये सूचना है तो साफ नजर आ रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड तो हमारे देश में भ्रष्टाचार का, घोटाले का एक सबसे बड़ा साधन बन गया। जो डेटा है उसके बारे में प्रशांत और भी बात करेंगे, लेकिन जो डेटा है वो ये दिखा रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा, कि जो कंपनियां थी वो पैसे देती हैं पार्टीज को। जैसे एक मेघा इंजीनियरिंग है, वो कंपनी ने पैसे दिए भारतीय जनता पार्टी को 140 करोड़ और 1 महीने के अंदर अंदर कॉन्ट्रैक्ट मिल गया उनको बीजेपी से ही। उन्होंने बीजेपी को दिया पैसा और बीजेपी से 14,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया उन्हें। तो मतलब पैसा दो और धंधा लो, ये वाली बात हो रही है। आप यहाँ पर देखिए बीजेडी का अगर हम देखें 1000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेडी को मिले और हम लोग देख रहे थे अभी अमृता और मैं कि अगर बीजेडी की हम लोग इनकम स्टेटमेंट देखें 2021 से 2023 तक 100% इनकम इन देयर इनकम स्टेटमेंट इज फ्रॉम इलेक्टोरल बॉन्ड्स। एक भी पैसा उन्होंने जो डिक्लेयर किया है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अलावा कुछ भी डिक्लेयर नहीं करा। पहले
पहले भी तो इनकम दिखा रहे थे वो लोग। इस बॉन्ड में तो जो हमें जानकारी पहले मिलती थी उसको भी बंद कर दिया, सभी कुछ गोपनीय बना दिया था। और ये 1000 करोड़ रुपए के बॉन्ड कहां से आ रहे हैं बीजेडी को? जो सूचना है वो दिखा रही है कि माइनिंग कंपनियां जो है, स्टील की कंपनियां जो है, वो पैसे दे रही, वो चाहे जिंदल हो, वो चाहे वेदांता हो, वो चाहे कोई और कंपनी हो जो माइनिंग कर रही है, वो कंपनियां हैं। तो ये बड़ा सवाल आज उठ रहा है कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड मिलता है तो पार्टियां उन्हीं कंपनियों को क्या फिर फायदा पहुंचाने का काम कर रही हैं, जनहित में काम करने की बजाय। और इसीलिए एक एसआईटी की मांग हुई है। मैं कॉमन कॉज और सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दोनों की गवर्निंग बोर्ड की मेंबर हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ कि उन दोनों ने अभी एक एसआईटी फाइल की डिमांड के लिए पिटिशन फाइल की है, जो प्रशांत जी ही है उसमें लॉयर, और वो लेके गए हैं कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, ये कहने के लिए कि एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये जो देश का लग रहा है कि सबसे बड़ा घोटाला हमारे देश में जो हुआ है, ये ऐसे ही नहीं बंद हो जाना चाहिए। लोगों को अब जब सूचना सामने आई है, जवाबदेही होनी चाहिए। ये जो सारी पार्टियां जो हैं जिन्होंने ये पैसे लिए हैं, क्या इन्होंने पैसे गलत काम करके कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए लिए? क्या इन्होंने ईडी, सीबीआई, आईटी डिपार्टमेंट के जो केसेस थे वो बंद करने के लिए लिए? ये सारी चीजों में जांच होगी, तभी हम जवाबदेही मांग सकेंगे। तो साथियों, मैं यही कह के अपनी बात खत्म करना चाहती हूँ कि सूचना का जो अधिकार है वो हमारे लिए, लोकतंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, क्योंकि वो हम सभी लोगों को सवाल पूछने का हक देता है, सरकार से जवाब मांगने का हक देता है, और सरकार को अकाउंटेबल और जवाबदेह बनाने का हक देता है। तो इसे हम छोड़ेंगे नहीं। और ये जो जजमेंट आई है और ये जो डेटा बाहर आया है बहुत जरूरी है, और मैं ओसा से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी लोग इसके पर्चे बनाइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी और इतनी जबरन, बल्कि हमारे प्रधानमंत्री बाहर आके कह रहे हैं कि बड़ी सक्सेस स्टोरी है इलेक्टोरल बॉन्ड, क्योंकि इससे लोगों को पता चल गया किसने पार्टी को पैसे दिए। अरे कोई नहीं बता रहा था हमें, जब तक सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से जबरदस्ती से सूचना नहीं निकलवाई, कोई हमें बता नहीं रहा था कि किसने किसको पैसे दिए। ये स्कीम तो बनी ही गोपनीयता के लिए। तो अब जब कोर्ट ने कहा है कि ये हमारे जानने का हक है, तो जरूरी है कि वोटिंग करने से पहले हम लोग इस सूचना को देखें, समझें। तो इस जजमेंट के ऊपर और इसमें से जो डेटा निकला है उसको लोगों तक पहुंचाने का काम बहुत जरूरी है कि किया जाए, और पर्चों के थ्रू किया जाए, मीटिंग्स के थ्रू किया जाए, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की जो स्पिरिट है उसे हम मीट कर सके, सूचना के अधिकार को हम लोग आगे बढ़ा सके, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है। जय हिंद और जिंदाबाद। प्रशांत भूषण कहला पर सभा कार्यक्रम है वो शायद ओसा ही है, तो आप सबको बहुत बहुत इसके लिए बधाई और मुबारक। तो साथियों, जैसे कि हर साल हम लोग रिपोर्ट निकालते हैं सूचना आयोगों के ऊपर, तो मैं थोड़ा उसके ऊपर भी चर्चा करूंगी। जैसे अंजलि ने बात रखी कि आरटीआई कितना महत्वपूर्ण है। अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड केस को भी देखें तो इसमें जो एक जरूरी पहलू था वो सारा आरटीआई के माध्यम से निकाला गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या व्यूज थे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लेके। तो जब प्रपोज की गई थी ये स्कीम, इन सब रेगुलेटरी बॉडीज ने क्या क्या चिट्ठियां लिखी, क्या क्या बोला, और यही निकल के आया कि सारे रेगुलेटर्स ने बोला कि आप ऐसी स्कीम मत लाइए। ये सारा डेटा, सारी चिट्ठियां केवल इसलिए निकल पाई क्योंकि आरटीआई एक्ट है। और अगर आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी देखेंगे, आप जो देखेंगे जो प्रशांत जी ने आर्ग्यूमेंट्स भी रखे, उसमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा और एक तरीके से एक जो आधार बना जजमेंट का वो ये भी बना
बोल रहे हैं कि अगर आप इतनी एक सीक्रेट फंडिंग वाली स्कीम लाएंगे तो हमें भी नहीं पता चलेगा, हम भी इसकी ओवरसाइट और मॉनिटरिंग कैसे कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि सरकार भी ये समझ रही है कि आरटीआई कितना जरूरी है और कैसे हर एक अलग अलग स्कैम में हर एक अलग अलग बड़े मुद्दे से जुड़ रहा है। अभी अगर आप देखेंगे जो पतंजलि का भी केस जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है कि कैसे इन्होंने फर्जी एक्ट निकाल के बोला कि ये एक जादू जैसी दवाई है, आप ये खा लीजिए तो आप ठीक हो जाएंगे, और उसने सुप्रीम कोर्ट बार बार बाबा रामदेव और उनके जो साथ में काम करते हैं उनके ऊपर बार बार स्ट्रिक्चर्स पास कर रहे हैं। उस केस में भी आरटीआई का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा, उसमें भी आरटीआई एक्टिविस्ट ने ही निकाला कि किस तरीके से एक पूरा रेगुलेटरी फेलियर, एक पूरा रेगुलेटरी इनएक्शन रहा है। और मुझे लगता है कि क्योंकि सरकारें भी ये समझती हैं कि जब तक लोग आरटीआई से जानकारी निकालते रहेंगे, इस्तेमाल करते रहेंगे, तब तक कहीं ना कहीं देश भर में ऐसी जरूर आरटीआई महत्वपूर्ण फाइल होंगी जिससे कि ऐसी जानकारी निकलेगी जो ना केवल एम्बैरेसिंग होगी लेकिन बड़े बड़े स्कैम्स का खुलासा होगा, बड़े बड़े गवर्नमेंटल फेलियर्स का खुलासा होगा। और इसीलिए जो पूरा अटैक जिसके बारे में अंजलि ने भी बात रखी, वो एक पूरा अटैक चल रहा है आरटीआई एक्ट को लेकर और आरटीआई के इस्तेमाल को लेकर। कहीं पे सरकारें समझ गई हैं कि देश भर में वो लोगों को तो नहीं रोक सकती आरटीआई डालने से। कौन से देश के कोने में कोई सुबह उठकर कोई अखबार देखकर कोई समाचार पढ़ के आरटीआई डालते उसको तो सरकार नहीं रोक सकती। पूरे देश भर में हर साल 40 से 60 लाख आरटीआई एप्लीकेशन डलती है। तो इसीलिए आरटीआई रोकने का तरीका जो सरकार ने निकाला है वो यही निकाला है कि कमीशंस को बिल्कुल बिठा दिया जाए, कमीशंस को ना के बराबर बना दिया जाए। कमीशंस को एक तरीके से अगर आप लिखें तो केवल एक वो बिल्डिंग रह गई है, उसके अंदर थोड़े कमरे रह गए हैं, लेकिन अगर उसकी हम फंक्शनिंग देखें तो बहुत ही अलार्मिंग है। अभी जो हमने रिपोर्ट अपनी लेटेस्ट निकाली है उसकी अगर मैं थोड़ी सी जो की फाइंडिंग है उसकी मैं अगर चर्चा रखूं आपके सामने, तो इस समय मतलब आज के दिन देश में 4 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे आयोग है ही नहीं। कौन से राज्य हैं? मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, त्रिपुरा। झारखंड में 3 साल से आयोग नहीं है, 3 साल से आयोग बंद पड़ा है, एक भी आयुक्त की नियुक्ति नहीं हुई है। और 2-3 महीने पहले हम लोग झारखंड में थे तो हम कई ऐसे ग्रुप से मिले जो माइनिंग के मुद्दे उठा रहे हैं, जो आदिवासियों के अधिकार के मुद्दे उठा रहे हैं, और बोलने की जानकारी मिलती नहीं है क्योंकि सरकार भी समझ गई है कि आयोग तो है नहीं। लोगों के पास ज्यादातर क्षमता होती नहीं है कि वो कोर्ट तक जाए, तो सब सरकारी अफसर बोलते हैं हम तो आरटीआई का जवाब नहीं देंगे, आप कर लो जो करना है। 3 साल से आयोग बंद पड़ा है। आप अगर तेलंगाना की बात करें 1 साल से ज्यादा से आयोग बंद पड़ा है। मध्य प्रदेश जो कि एक्चुअली इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट कमीशन, सबसे एक जो बिजी कमीशन है देश भर में उसमें से एक गिना जाता है, वो अब 1.5 महीने से बंद पड़ा है। और ये ऐसा नहीं है कि एकदम से आयुक्तों ने अपनी रेजिग्नेशन दे दी या कोई अनटाइमली डेथ है, ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये रूटीन बिल्कुल रिटायरमेंट्स थी, हम सबको पता था कि किस दिन इनका टेन्योर खत्म होगा। उसके बावजूद गवर्नमेंट्स अक्रॉस द कंट्री आर फेलिंग टू इंश्योर टाइमली अपॉइंटमेंट्स। अगर मैं आपको सीआईसी की बात बताऊं, अक्टूबर में हर साल हम लोग आरटीआई की एनिवर्सरी बनाते हैं, पिछले कई सालों से यहाँ पर भी आप लोग उसका बहुत एक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इस बार जब अक्टूबर में आरटीआई एक्ट की एनिवर्सरी थी तो उस समय हमारा कमीशन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन हेडलेस था, और आज की स्थिति ये है कि केवल 3 कमिश्नर्स हैं जबकि ऑलमोस्ट 25-30,000 तक पेंडेंसी पहुंच गई है। और ये बहुत डेलिबरेटली किया जा रहा है। हाल ही में जब अभी हियरिंग हुई थी हमारे अपॉइंटमेंट वाले केस की, जो एक केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये बोला कि अगर इसी प्रकार से स्थिति चलती रही देश भर में तो आरटीआई एक्ट तो एक डेड लेटर एक्ट बन जाएगा, यानी कि केवल एक कागज पे एक कानून बन जाएगा जिसका कि जमीन पे कोई उसका वास्ता नहीं होगा, वो बिल्कुल उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। देश भर की अगर हम बात करें तो 3 लाख से ज्यादा केसेस इस समय पेंडिंग चल रहे हैं कमीशन में, और 12 ऐसे कमीशन हैं जिनमें कि 1 साल से ज्यादा लग जाता है केस का डिस्पोजल होने में। तो आप सोचिए कि किसी ने अपने इंदिरा आवास योजना के बारे में कोई आरटीआई डाली, आप 1-2 साल के बाद अब उसकी
जानकारी देंगे उसका कोई महत्व भी नहीं बचता। कितनी जगह अब हमने केसेस ऐसे डॉक्यूमेंट करे हैं जहाँ पे एप्लीकेंट की डेथ होने के बाद, स्पेशली जो ओल्ड एज पेंशनर्स हैं जो राशन के बारे में पूछ रहे हैं, डेथ होने के बाद उनकी हियरिंग आती है। और उड़ीसा का अगर हम हाल देखें हमारी रिपोर्ट में से, तो उड़ीसा में हमने पाया कि एवरेज वेटिंग 3 सालों की है और 17,000 की पेंडेंसी है। और अभी प्रदीप बता रहे थे कि केवल 3 कमिश्नर हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो ओसा को भी और हम सबको भी मिलकर उठाना पड़ेगा कि जब तक कि आरटीआई का जो एक पूरा जो एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है कमीशंस का, ये सही से नहीं चलेगा, तब तक हमारे जो सूचना का अधिकार, जो जानने का अधिकार है, उस पे एक बहुत जबरदस्त एक तरीके का उसका हिंड्रेंस बने रहेगा। अगर हम देखें कि अपॉइंटमेंट किस प्रकार से की जा रही है, हाल ही में मैं आपको बताती हूँ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में बीजेपी गवर्नमेंट ने किस तरीके से अपॉइंटमेंट करी। एक्ट बोलता है कि अपॉइंटमेंट कमेटी कौन कौन होंगे, सिलेक्शन कमेटी में होंगे प्रधानमंत्री, एक मंत्री और लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा के। तो प्रधानमंत्री ने मीटिंग बुलाई, उन्होंने बोला इस तारीख को इस समय पर हम मीटिंग रखेंगे। लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने उन्हें उसी समय जवाब दिया कि उस एक समय पे मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मेरी कहीं पे कैंपेनिंग ड्यूटी लगी हुई है, आप शाम को मीटिंग रख लीजिए या अगले दिन मीटिंग रख लीजिए। प्रधानमंत्री ने बोला हम रुक नहीं सकते, केवल प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर ने मिलकर अपॉइंटमेंट कर लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बुलाया ही नहीं, एडजस्ट ही नहीं करा। तो एक तरीके से अगर आप देखें, ये तो जैसे सरकारी विभागों में अपॉइंटमेंट की जाती है सरकार द्वारा, उस तरीके से इसको बिल्कुल रिड्यूस कर दिया गया है। मुझे लगता है कि अभी कैंपेन में भी हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे कि आगे जाते हुए क्या क्या 2-3 बड़े मुद्दे हैं आरटीआई को लेकर और उसकी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर। एक मुद्दा जो सभी साथी बोल रहे हैं वो ये है कि जहाँ पे कमीशन को लेकर इतने चिंताजनक इनकी प्रदर्शन है, हमें चाहिए कि कमीशन बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली फंक्शन करें और अपनी सारी हियरिंग्स लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करें। हम सब देखते हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अपना लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करा है। अगर कमीशन में लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे तो उसका एक बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा कि ये जो सीक्रेसी एक तरीके की बनी हुई है कि केवल वहाँ पे एपेलेंट और पीआईओ बैठते हैं, और कई बार एपेलेंट मार्जिनलाइज कम्युनिटीज से होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो अपनी बात ठीक से नहीं रख पाते। या अभी हाल ही में हमारी सीआईसी में कई ऐसे भी केसेस हुए जिसमें सुनवाई में कुछ और बोला गया और आदेश में कुछ और लिखा गया। तो इन सब मुद्दों को लेकर एक बड़ी डिमांड, और मुझे लगता है कि यहाँ से भी हम लोग उसको जम के उठाए, वो है कि सारे कमीशन अपने प्रोसीडिंग्स को लाइव स्ट्रीमिंग करना शुरू करें। आफ्टर ऑल आरटीआई का जो वॉचडॉग है, अगर वही ट्रांसपेरेंसी में एक बेंचमार्क नहीं सेट करेगा तो और कौन करेगा। और दूसरा जो एक बड़ा मुद्दा है कि धारा 4 डिस्क्लोजर्स के ऑडिटिंग कमीशंस कराए। इस पे अभी सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हर एक कमीशन को ऑडिट कराना है धारा 4 के डिस्क्लोजर्स का। और हम लोग जब ओसा में साथियों से बात कर रहे थे तो आप बता रहे थे कि यहाँ की तो वेबसाइट 2005 में बनी थी और उसके बाद से अपडेट भी कभी नहीं हुई है। तो मुझे लगता है कि वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो मैं यहीं पे अपनी बात रोकूंगी और मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर सब लोग हम लोग आज रिपोर्ट यहीं पे अपनी रिलीज कर दें, वहाँ पे 2-3 कॉपीज पड़ी हुई हैं। प्रशांत भूषणसाठी ठेवायचं बहुत बहुत धन्यवाद। हमें प्रशांत भूषण को मेरा नमस्कार। खासकर जो उड़ीसा के सूचना के अधिकार के मूवमेंट से जो लोग जुड़े हैं और उसमें लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत हौसले के साथ लड़ रहे हैं, उन सबको ही मेरा नमस्कार।
नेता ने काफी विस्तार से आपको बताया सूचना के अधिकार के बारे में, किस तरह की चुनौतियां आ रही हैं, और इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में भी। मैं कुछ और उसमें थोड़ा सा जोड़ देता हूँ। देखिए, सूचना का अधिकार का कानून तो बना 2005 में, लेकिन उससे बहुत पहले सुप्रीम कोर्ट ने सन 74 से ही ये कहना शुरू कर दिया था बहुत सारे फैसलों में कि सूचना का अधिकार हमारे संविधान में एक मौलिक अधिकार है हर नागरिक का। और उसका आधार ये है कि ये हिंदुस्तान एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, और जो लोग सरकार चलाते हैं वो जनता के नुमाइंदे होते हैं, जनता के लिए सरकार चलाते हैं। और इसलिए जनता जो मालिक है उनको ये जानने का पूरा अधिकार है कि उनके नुमाइंदे जो सरकार में बैठे हैं वो क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। तो ये अधिकार एक मौलिक अधिकार माना गया, और इसीलिए जब इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया और इलेक्टोरल बॉन्ड के साथ कई जो कानून लाए गए थे इसको कार्यान्वित करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड को, उन सब को रद्द कर दिया। इस आधार पर नहीं कि ये सूचना के अधिकार के कानून के खिलाफ है, बल्कि इस आधार पर कि हमारे संविधान ने जो हमको मौलिक अधिकार दिया है ये सूचना जानने का कि हमारी पॉलिटिकल पार्टियों को कौन फंड कर रहा है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। और इसलिए ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम है, जो ये बात छुपाने के लिए लाई गई कि कौन इस पार्टी को पैसे दे रहा है, ये हमारे मौलिक अधिकार के खिलाफ है। जब जेटली साहब ने ये स्कीम इंट्रोड्यूस करी थी, जब वो वित्त मंत्री थे इलेक्टोरल बॉन्ड की, तो उन्होंने ये बोला था कि इसका एक कारण, इस तरह के गुप्त बॉन्ड फ्लोट करने का एक कारण ये है कि हम ये नहीं चाहते कि सरकार को पता लगे कि ऑपोजिशन पार्टियों को कौन चंदा दे रहा है, क्योंकि अगर सरकार को पता लगता है तो वो उन कंपनियों को प्रताड़ित कर सकती है जो कंपनियां ऑपोजिशन पार्टीज को पैसा दे रहे हैं। तो उन्होंने ये आधार बोला कि हम ये नहीं चाहते कि सरकार प्रताड़ित करे उन कंपनियों को जो ऑपोजिशन को पैसा दे रहे हैं। अब देखिए, ये अपने आप में कितना बड़ा झूठ था, क्योंकि स्टेट बैंक जहां से आप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते थे और जो आखिर में इलेक्टोरल बॉन्ड का जो पैसा है पार्टियों के खातों में क्रेडिट करता था, ये स्टेट बैंक तो सरकार के ही अंडर है, ये सरकारी बैंक है। तो जो सूचना सरकार के पास, जो सूचना स्टेट बैंक के पास है वो तो सरकार कभी भी हासिल कर सकती है। और स्टेट बैंक एक्चुअली इलेक्टोरल बॉन्ड गुप्त बॉन्ड होने थे, यानी कि उस पर कोई नंबर नहीं होना था, लेकिन उस पर एक नंबर डाला गया जो ऐसे नहीं दिखता था, अल्ट्रावायलेट लाइट जब उस पर डालते थे तब दिखता था। और स्टेट बैंक जो है वो नंबर रिकॉर्ड करती थी, जब कोई आदमी कोई बॉन्ड खरीदता था उस बॉन्ड का नंबर किस जने ने खरीदा उसको रिकॉर्ड करती थी। और जब वो बॉन्ड कोई पार्टी जमा करती थी अपने खाते में, तब भी स्टेट बैंक वो नंबर रिकॉर्ड करती थी कि ये नंबर का बॉन्ड इस पार्टी ने जमा किया। तो यानी स्टेट बैंक के पास पूरी इंफॉर्मेशन थी, और जो सरकार हासिल कर सकती थी स्टेट बैंक से कि भाई किसने बॉन्ड किसको दिया, यानी कि ऑपोजिशन को कौन चंदा दे रहा है, ये सरकार
तो पूरी तरह से जान सकती थी और शायद जानती भी थी, लेकिन ऑपोजिशन पार्टीज को जानने का कोई अधिकार नहीं था इसमें। ऑपोजिशन पार्टी नहीं जान पा रही थी और ना ही जनता जान पा रही थी कि भाई किसने किसको चंदा दिया। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई जनता के जानने का अधिकार है। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट इस तरह के कई फैसले दे चुका है। पहले उन्होंने ये फैसला दिया था कि जनता को ये जानने का अधिकार है कि जो कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके एसेट्स लायबिलिटीज क्या हैं, उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या हैं, उनके खिलाफ कौन से आपराधिक मामले चल रहे हैं। और इसको भी खत्म करने के लिए, जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, इसको खत्म करने के लिए उस समय की मौजूदा सरकार एक कानून लेकर आई और उस कानून में लिख दिया कि नहीं, किसी कैंडिडेट को ये बताने की जरूरत नहीं है, ये सब जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसको भी चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को भी रद्द कर दिया, ये कह के कि भाई हमारा जो फैसला था कि हर कैंडिडेट ये सूचना दे जनता के सामने रख के कि उसके खिलाफ क्या आपराधिक मामले हैं, उसके कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं वगैरह वगैरह, ये तो जनता के मौलिक अधिकारों के आधार पर हमने बोला था। आप एक कानून लाए हैं इसको बंद करने के लिए, ये तो जनता के मौलिक अधिकार के ही खिलाफ है, तो इसलिए उन्होंने रद्द कर दिया। ठीक उसी तरह से जैसे अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, आप लोगों को पता होगा कि इलेक्शन कमीशन का चयन सिर्फ सरकार नहीं कर सकती और 3 मेंबर की कमेटी होनी चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो। अब इसको पलटने के लिए सरकार एक नया कानून ले आई और उसमें बोल दिया कि नहीं, चीफ जस्टिस को तो हटा दीजिए और चीफ जस्टिस की जगह प्रधानमंत्री एक और मंत्री को उस कमेटी में रख लेंगे, यानी कि प्रधानमंत्री एक और मंत्री और लीडर ऑफ ऑपोजिशन। यानी कि जैसे सूचना के जो कमिश्नर्स हैं उनकी नियुक्ति जिस तरह से होती है, जो सरकार कर सकती है क्योंकि ऑपोजिशन का तो एक ही मेंबर होता है और बाकी 2 तो सरकार के होते हैं, उसी तरह से इन्होंने इलेक्शन कमीशन का भी कर दिया। अब उस कानून को भी हम लोगों ने चुनौती दी है, ये कहते हैं कि देखिए आपने जो फैसला दिया और वो 5 जजों का फैसला है, उसका आधार ये है कि लोकतंत्र कायम रखने के लिए ये जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति सरकार के हाथ में ना हो। इस वजह से इस आधार पर ये फैसला दिया गया और लोकतंत्र हमारे संविधान का मूल ढांचे का पार्ट है, जिसको बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं, और उसको कोई बदल नहीं सकता। उसके बारे में तो कोई संवैधानिक संशोधन भी नहीं किया जा सकता मूल ढांचे को बदलने के। तो इस आधार पर हमने चैलेंज किया है, वो चैलेंज लंबित। लेकिन खैर, अब जब इलेक्टोरल बॉन्ड की सूचना सुप्रीम कोर्ट ने निकलवाई और ये बोला कि भाई आप स्टेट बैंक से बोला कि आप अब बताइए, उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द कर दिया। जो एक और कानून से छेड़छाड़ करी गई थी, कानून ये कहता था कि कोई कंपनी अपने 3 साल का जो एवरेज प्रॉफिट है उससे 7.5% से ज्यादा कोई भी पार्टी को डोनेशन नहीं दे सकती। इस कानून को भी संशोधित कर दिया था और ये लिमिट जो है हटा दी थी। यानी कि अब कोई भी कंपनी कितना भी पैसा किसी भी पार्टी को दे सकती है, उसका प्रॉफिट हो ना हो, कितना भी पैसा वो दे सकते हैं। ये कानून बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी रद्द कर दिया, ये कह के कि भाई हमारे लोकतंत्र में ये नहीं परमिट किया जा सकता कि ये कंपनियां कितना भी पैसा दे दें, ये बहुत खतरनाक चीज होगी किसी भी लोकतंत्र में। और साथ में उन्होंने तो 3 आधार लिए उन्होंने इस कानून को रद्द करने के। पहला आधार तो जो अंजलि ने बताया कि भाई
ये जनता के सूचना के अधिकार के खिलाफ है, जो कि एक मौलिक अधिकार है, तो हमारा संवैधानिक अधिकार है। दूसरा, उन्होंने ये बोला कि ये जो है इलेक्टोरल बॉन्ड ये घूस को बढ़ावा देगा, क्योंकि इसके जरिए कई कंपनियां उन पार्टियों को घूस देंगी जिन पार्टियों के तहत वो सरकारें हैं जो उन कंपनियों का कुछ फायदा करा सके। और तीसरा, उन्होंने ये बोला कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड से जो लेवल प्लेइंग फील्ड है पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में, जो समानता होनी चाहिए, ये गड़बड़ा जाएगी, क्योंकि इसका चंदे का पैसा ज्यादातर सिर्फ रूलिंग पार्टियों को मिलेगा जो शासन कर रही है केंद्र में या राज्यों में। और जब ये खुलासा हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई स्टेट बैंक को अब बताना पड़ेगा, उन्होंने ये सब रद्द कर दिया और बोला कि बताना पड़ेगा कि ये चुनावी बॉन्ड किसने खरीदे और किसको दिए। तो खैर काफी आनाकानी के बाद, काफी कोशिश करने के बाद कि भाई ये सूचना किसी तरह से चुनाव के पहले ना बाहर आए, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चलाया तो इनको देना पड़ा। और जो चीज बाहर निकल कर आई वो बहुत ही चौंकाने वाली है। चौंकाने वाली इसलिए नहीं है क्योंकि ये हम लोग सस्पेक्ट कर रहे थे कि ऐसा ही हुआ होगा, और वही बात निकली। और इस वजह से परकला प्रभाकर, जो कि निर्मला सीतारमण जी के पति हैं, जो वित्त मंत्री हैं, उनके पति हैं, वो कहते हैं ये हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा घोटाला, क्योंकि 16,500 करोड़ के बॉन्ड खरीदे गए और दिए गए, उसमें से आधे भाजपा को दिए गए और बाकी आधे और बाकी सब पॉलिटिकल पार्टियों को मिला कर दिए गए। 1,000 करोड़ के करीब ये बीजू जनता दल को दिए गए, 1,000 करोड़ के करीब कांग्रेस को दिए गए, 1,25,000 करोड़ के करीब टीएमसी को दिए गए, तृणमूल कांग्रेस को। लेकिन खास बात यह है कि जिन जिन ऑपोजिशन पार्टीज को दिए गए, सारी की सारी किसी न किसी राज्य में शासन कर रही थी, बीआरएस को भी दिए गए। अब उसमें ये निकल कर आया, जब ये सूचना बाहर आई और कुछ लोगों ने कंप्यूटर से फटाफट मैच कर लिया कि कौन सा बॉन्ड किस कंपनी ने खरीद कर किस पार्टी को दिया, और कुछ खोजी पत्रकारों ने उसकी जब तहकीकात करी तो ये निकल कर आया कि इस 16,500 करोड़ में से अधिकतर पैसा, यानी कम से कम 10,000 करोड़ उन कंपनियों ने दिया और उन पार्टियों को दिया जिन पार्टियों की सरकार से उन कंपनियों को कुछ ना कुछ फायदा मिल रहा था। फायदा कई तरह का। एक फायदा तो ये था कि जिन कंपनियों ने वो चंदा दिया उन कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। जैसे अंजलि ने बताया, एक कंपनी थी मेगा इंजीनियरिंग, जिन्होंने बीआरएस को भी खूब पैसा दिया, जो तेलंगाना की सरकार के ऊपर काबिज थी पार्टी, और उस सरकार ने, तेलंगाना की सरकार ने इस मेगा इंजीनियरिंग को खूब सारे कॉन्ट्रैक्ट दिए थे, दसियों हजार करोड़ के। लेकिन एक जिसका जिक्र उसने किया अंजलि ने कि 14,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट एक इसको मेगा इंजीनियरिंग को भाजपा की महाराष्ट्र सरकार ने दिया, और उससे ठीक 1 महीने पहले 140 करोड़ के बॉन्ड इस कंपनी ने भाजपा को दिए। तो जितना पैसा दिया गया है, ये बात नहीं है, जब इसको कहते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है, ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। बॉन्ड चाहे 16,500 करोड़ के ही हो, 16,500 करोड़ भी बहुत होता है, लेकिन लाखों करोड़ तो नहीं है। वो तो भाजपा वाले कहते थे कि 2G जो है ये 1 लाख करोड़ का घोटाला है। किस आधार पर कहते थे 1 लाख करोड़ का?
था कि वो कहते थे कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने ये निकाला है कि अगर इसका ऑप्शन किया जाता, नीलामी करी जाती स्पेक्ट्रम की, तो शायद 1 लाख करोड़ या 2.25 लाख करोड़ और मिल जाता। ये आधार। अब यहाँ देखिए 140 करोड़ का बॉन्ड की घूस दी गई और उसके एवज में 14,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। और किसको दे दिया कॉन्ट्रैक्ट? एक ऐसी कंपनी को जो सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि भ्रष्ट, महाभ्रष्ट कंपनी, जिसके खिलाफ मैं खुद केस कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में, महाभ्रष्टाचार का, महाभ्रष्टाचार। वो कंपनी कभी ये टनल बनाएगी ही नहीं, और बनेगा भी तो उसी तरह से बनेगा जैसे वो सेल किया रहा। उस कंपनी ने भी बॉन्ड दिया भाजपा को, जिसको ये नवयुक्त कंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसने वो सेल किया का टनल बनाया, जो टनल कोलैप्स हो गया, उसमें लोग फंस गए थे, बड़ी मुश्किल से निकाले गए। तो ये जो 10,000 करोड़ घूस के एवज में इलेक्टोरल बॉन्ड दिए गए हैं, इसके एवज में 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा के कॉन्ट्रैक्ट उन कंपनियों को दिए गए हैं जिन कंपनियों ने ये इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए घूस दी। सिर्फ यही नहीं, काफी सारा बॉन्ड का पैसा, कई हजार करोड़ का बॉन्ड का पैसा उन कंपनियों ने दिया है और भाजपा को दिया है जिनके खिलाफ भाजपा सरकार के द्वारा नियंत्रित एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सीबीआई, ये तीनों एजेंसीज उन कंपनियों के खिलाफ जांच कर रही थी या उनके खिलाफ रेड करी गई थी या उनके अकाउंट फ्रीज कर दिए गए थे, अटैच कर लिए गए। और उसके बाद इन कंपनियों ने भाजपा को चंदा दिया, कई हजार करोड़ का चंदा दिया। 2,000 करोड़ से ज्यादा का चंदा तो सिर्फ उन कंपनियों ने दिया है जिनके खिलाफ ईडी, आईटी और सीबीआई की रेड वगैरह हुई थी, और फिर उस रेड वगैरह को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, ठीक उसी तरह से जैसे कि इस ईडी के द्वारा वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया। अभी इंडियन एक्सप्रेस ने एक स्टोरी करी कि 25 ऐसे नेता हैं ऑपोजिशन में थे, उनके खिलाफ ईडी का एक्शन होता है, उनको ईडी गिरफ्तार कर लेती है या उनके घर पर रेड करती है वगैरह वगैरह। उसके बाद वो भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं और उन 25 में से 23 के खिलाफ उसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने या तो केस ही बंद कर दिया या फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया। यानी कि उनको सरकारें तोड़, ईडी का इस्तेमाल एक तरफ ऑपोजिशन के नेताओं को घेर कर भाजपा ज्वाइन कराने के लिए, ऑपोजिशन की सरकारें तोड़कर गिराने के लिए एक तरफ तो वो इस्तेमाल किया गया, और दूसरी तरफ इन कंपनियों से हजारों करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा लेने के लिए इस्तेमाल किया गया। अब उसके दो वजह हो सकती हैं कि भाई उन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों दिया। एक वजह ये हो सकती है कि भाई बिल्कुल अवैध रेड करी गई उनके खिलाफ, फिर उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड वसूली करने के लिए, और जब वसूली हो गई तो उनको फिर छोड़ दिया, या फिर उन्होंने कई हजार या कई लाख करोड़ की टैक्स की चोरी करी या मनी लॉन्ड्रिंग करी। उसके बाद ईडी की रेड होती है और उसके बाद वो इलेक्टोरल बॉन्ड दे देते हैं भाजपा को, और उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता है या ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। यानी हो सकता है कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड की घूस नहीं दी गई होती और ईडी, आईटी, सीबीआई ने उनके खिलाफ एक्शन रोका ना होता, तो लाखों करोड़ की टैक्स की वसूली या मनी लॉन्ड्रिंग की वसूली हो सकती थी। जो सही वसूली थी होनी
चाहिए थी, सरकार मतलब जनता के लिए होनी चाहिए थी, लेकिन वो जो जनता का पैसा था वो इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग होने दी, इनकम टैक्स की चोरी होने दी, क्योंकि कुछ हजार करोड़ रुपए की घूस इनको इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा उन कंपनियों से मिल गई। लेकिन इससे भी खतरनाक देखिए एक और तरीका था कि कई कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड देकर अपने हक में सरकार से पॉलिसी बनवा ली या कानून भी बनवा लिए। एक 2G वाला घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने जब 2G का स्पेक्ट्रम जो दिया गया था उसको रद्द किया तो ये बोला था कि भाई आगे से स्पेक्ट्रम की सिर्फ नीलामी होगी। अब एक कंपनी थी भारतीय टेलीकॉम, उन्होंने सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के लिए अभी हाल में अप्लाई किया। सरकार ने फैसला भी कर लिया कि उनको सैटेलाइट उनसे 100 करोड़ से ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड ले लिया। 150 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड ले लिया और फैसला भी कर लिया कि ठीक है हम बगैर नीलामी के सैटेलाइट स्पेक्ट्रम इनको अलॉट कर देंगे भारतीय टेलीकॉम की एक फॉरेन कंपनी को। अब प्रॉब्लम ये आई कि इनके किसी लीगल एडवाइजर ने बताया होगा कि भाई आप तो ये कर नहीं सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि भाई स्पेक्ट्रम की तो सिर्फ नीलामी होगी। तो इन्होंने एक एप्लीकेशन दी अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट में कि भाई हमको ये परमिट किया जाए कि कई कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें हमको नेशनल इंटरेस्ट में बगैर नीलामी के स्पेक्ट्रम देने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्चुनेटली उसको समरीली रिजेक्ट कर दिया, बोल दिया कि भाई ये तो फैसला हो चुका है, इस फैसले को ऐसे नहीं बदला जा सकता कि आपने एक एप्लीकेशन दी उसके आधार पर हम फैसला बदल दें, ऐसे नहीं हो सकता। तो उन्होंने वो रिजेक्ट कर दिया। तो इन लोगों ने क्या किया था कि एक टेलीकॉम बिल पास कर दिया। अभी हाल में जब ऑपोजिशन को सस्पेंड कर दिया था वो हल्ले में इन लोगों ने बगैर डिस्कशन के टेलीकॉम बिल पास कर दिया जिसमें लिख दिया था कि आगे से ये हम बगैर ऑप्शन के भी स्पेक्ट्रम दे सकते हैं, अलॉटमेंट कर सकते हैं। लेकिन घबरा कर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वो एप्लीकेशन भी दे दी, अब रिजेक्ट हो गया है। अब ये लोग फंस गए, उनसे 150 करोड़ तो ले लिए हैं, अब उसको अलॉटमेंट का डिसीजन भी ले लिया लेकिन अब उसको कार्यान्वित नहीं करा पा रहे। तो ये भी हुआ, एक कंपनी है ग्रासिम, उसके हक में इंपोर्ट पॉलिसी बदली गई और उनसे भी इन्होंने 100 करोड़ से ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड ली। लेकिन सबसे खतरनाक जो चीज हुई वो ये हुई कि कुछ दवाई वाले बनाने वाली कंपनियां, उन दवाई बनाने वाली कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड कुछ 100 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड भाजपा को दिए। अच्छा, वो जो दवाई बना रहे थे वो जानलेवा दवाइयां थी, सरकार को पता था। जैसे एक दवाई थी रेमडेसिविर जो इसमें कोविड में खूब दी गई, 50,000 रुपए की एक डोज मिलती थी, शायद बहुत महंगी। जब वो एक गुजरात की कंपनी थी जायडस कैडिला वो बनाती थी। सरकार को ये सब पता था कि ये बहुत खतरनाक जानलेवा दवाई है। इसके बारे में, क्योंकि ये दवाई कोविड के पहले लाई गई थी और जब इसके ट्रायल्स हुए थे तभी ये बात निकल कर आ गई थी कि ये बहुत ही खतरनाक दवाई है, जितने लोगों को उसमें फायदा तो किसी का कुछ होगा नहीं, बहुत सारे लोग मारे जाएंगे वो दवाई खा के। और मारे गए जो लोग कोविड की सेकेंड वेव में मरे हैं उसमें से अगर ठीक से अध्ययन किया जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, दसियों हजार ऐसे मिलेंगे जो ये दवाई खा के मर गए। अब इस दवाई पर तो बिहार के रेगुलेटर ने बोला कि खतरनाक तो जो है सो है, इसमें बैक्टीरियल कंटेमिनेशन भी है। और गुजरात को बोला, गुजरात की सरकार को और उनके रेगुलेटर को कि भाई इसको रोको, इस दवाई को। लेकिन क्योंकि उनसे ये लोग इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा खा गए भाजपा वाले, तो उस दवाई को चलने दिया गया और शायद लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया कोविड में ये दवाई खाने की वजह से।
जिसका पता था, अच्छी तरह से पता था सरकार को कि बहुत खतरनाक हुआ है। और इसी तरह से कई और दवाई ऐसी थी जो दवाई बनाने वाली कंपनियां बना रही थी, जिनके बारे में ड्रग कंट्रोलर ने एक्शन शुरू किया कि आपकी दवाई सब स्टैंडर्ड है, लेकिन उनसे भी इलेक्टोरल बॉन्ड के पैसे खाकर इन्होंने वो सब स्टैंडर्ड दवाई चलने दी गई, जिससे कि लोगों की सेहत खराब हुई। तो देखिए तरह तरह के नुकसान हुए। ये बॉन्ड भले ही 16,500 करोड़ के रहे हो, लाखों करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स, लाखों करोड़ का टैक्स की चोरी को छूट दे दी गई, लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। इसकी वजह से पॉलिसी बदल दी गई, कानून बदल दिए गए इस घूस की वजह से, और इसी वजह से इसको विश्व का सबसे बड़ा घोटाला कहा जाता है। लेकिन आखिरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने बोली, और हमने भी ये दलील दी थी कि भाई देखिए ये लेवल प्लेइंग फील्ड को डिस्टर्ब करेगा, जो रूलिंग पार्टियां हैं उन्हीं को मिलेगा इसका पैसा। और यही हमने देखा कि आखिर में जो डेटा निकल कर आया, सिर्फ रूलिंग पार्टी को ही इसका पैसा मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड का। जो पार्टियां किसी भी राज्य में रूल नहीं कर रही थी, उनको कोई पैसा नहीं मिला इलेक्टोरल बॉन्ड। और अब आप देखिए कि क्या मजाक है कि एक कैंडिडेट कितना लोकसभा में खर्च कर सकता है, वो तो लिमिट लगा रखी है 75 लाख। यानी कि अगर भाजपा 500 कैंडिडेट हिंदुस्तान में खड़े करते हैं, तो वो टोटल उनके सारे कैंडिडेट मिला के 400 करोड़ से कम खर्च कर सकते हैं। लेकिन इसी 5 साल या 6 साल के पीरियड में भाजपा को सिर्फ और सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए 8,200 करोड़ रुपए मिले हैं। कहाँ 400 करोड़, कहाँ 8,000 करोड़। यानी कि अगर कैंडिडेट सब मिलाकर 400 करोड़ से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं और पार्टी 8,000 करोड़ खर्च कर रही है, तो इस लिमिट का कोई मतलब है? आपने अगर पार्टी के ऊपर कोई लिमिट नहीं लगाई उसके खर्चे के ऊपर, तो इस लिमिट का क्या मतलब? 75 लाख जो आपने कैंडिडेट के ऊपर लगा दिया। और दूसरी बात, आज हम देखते हैं कि कई कैंडिडेट जो है 75 लाख क्या 75 करोड़ भी खर्च कर देते हैं। और इसलिए खर्च कर देते हैं कि वो सब कैश में खर्च कर देते हैं, अपने इलेक्शन रिटर्न में दिखाते ही नहीं कि हमने खर्च कर दिया। और इलेक्शन कमीशन कुछ करता ही नहीं, उसके पास है मशीनरी ये सब चेक करने की, लेकिन वो लोग सोते रहते हैं, कुछ करते नहीं। अब इसको अगर आपको कम करना था, बंद करना था, देखिए आज चुनाव जो है पूरा पैसे का खेल। मैं भी समझाऊंगा क्यों ये पैसे का खेल बन गया। लेकिन अगर आपको पैसे के खेल को कम करना था, और ये जो कैश में खर्चा किया जाता है बेइंतहा, अभी तो रोज पकड़ा जाता है ना, किसी दिन 100 करोड़, किसी दिन 500 करोड़ पकड़ लिया, इलेक्शन कमीशन ने गड़बड़ कैश चल रहा है। तो आप एक लाइन का एक अमेंडमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में ला सकते थे, तो ये कहता कि कोई कैंडिडेट या कोई पॉलिटिकल पार्टी कैश में ना तो लेगी ना देगी, सारा उसका ट्रांजैक्शन बैंक के ही थ्रू होगा। और अगर किसी को कैश लेते या देते पकड़ लिया, तो उस पार्टी को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सीधा सा कानून था, सिंपल कानून था। मोदी जी कहते थे कि जब इन्होंने नोटबंदी जब लाए, तो कहते थे कि हम कैशलेस सोसाइटी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सब लोग बैंक के ही थ्रू लेन देन करें। अब आम आदमी तो बैंक के थ्रू सब लेन देन नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम पॉलिटिकल पार्टियां और कैंडिडेट्स जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए तो आप कह सकते थे कि भाई कैश से लेन देन मत करो। नहीं किया, ये सब चलने दिया। पॉलिटिकल पार्टी पर कोई लिमिट नहीं लगाई, और उसका रिजल्ट ये है कि आज भाजपा के पास सारी पार्टियों से को अगर हम मिला भी लें, उनसे दुगने से भी ज्यादा पैसा। क्योंकि ये इम्बैलेंस इसलिए हो रहा है क्योंकि भाजपा केंद्र में शासन कर रही है और कई राज्यों में भी शासन कर रही है, और इसलिए चंदा जो कंपनियां दे रही हैं, जो इलेक्टोरल बॉन्ड में हमने देखा, चाहे वो चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दे
बड़ा बड़ा चंदा दे रहे हैं जो सरकार से कुछ फायदा ले सकते हैं। तो इसलिए जो सरकारों पर काबिज हैं पार्टियां उन्हीं को दे रहे हैं, और इसका रिजल्ट ये हो रहा है कि हमारी लेवल प्लेइंग फील्ड तो रही नहीं, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है केंद्र में उसके पास बेनतहा पैसा है और बाकी पैसा उनके पास है जो रूलिंग पार्टियां हैं राज्यों में। तो हमको तो पार्टी के स्पेंडिंग पर लिमिट लगानी थी। अगर हम चाहते हैं कि भाई पैसे का खेल ना बने चुनाव, तो पॉलिटिकल पार्टियों पर भी लिमिट लगानी थी। कैश का वो हमको रोकना था, कैश का इस्तेमाल, लेकिन वो भी हमने नहीं किया। दूसरी बात, हम लोग अच्छा देखिए, ये समझना जरूरी है कि ये पैसे का खेल क्यों बन गया है चुनाव। हम लोग जब वोट देने जाते हैं तो हमको पता है कि सिर्फ एक ही कैंडिडेट जीतेगा, चाहे उसको 30% की वोट क्यों ना मिली। अगर किसी और कैंडिडेट को उससे ज्यादा वोट नहीं मिली है तो वही एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है उस कंस्टिट्यूएंसी। उसके बाद जब सरकार बनती है तो जिस पार्टी या गठबंधन के पास 51% MP MLA हैं उसी की सरकार बनती है, बाकी जो ऑपोजिशन है वो नगण्य हो जाती है सरकार चलाने। अब इस वजह से, क्योंकि हमको ये पता है कि एक ही कैंडिडेट जीतेगा और एक ही पार्टी सरकार बनाएगी, तब हम जब वोट देने जाते हैं तो हम सिर्फ ये नहीं देखते कि हमें कौन सी पार्टी अच्छी लगती है, कैंडिडेट अच्छा लगता है। अगर हमको ये लगे कि कैंडिडेट तो सबसे अच्छा है, पार्टी भी सबसे अच्छी है, लेकिन ये लोग जीत तो सकते नहीं, इनकी सरकार तो बन नहीं सकती, तो इसलिए हम अपनी वोट को वेस्ट करेंगे। इसलिए हम ये देखेंगे कि अच्छा जो लोग जीत सकते हैं या जिनकी सरकार बन सकती है उनमें से कम खराब किसको हम मानते हैं, हम उसको फिर वोट दे देते हैं। अब ये हम कैसे अंदाज लगाते हैं कि किसकी सरकार बन सकती है, कौन जीत सकता है। ये अंदाज हम इस आधार पर लगाते हैं कि किस कैंडिडेट या पार्टी की कितनी विजिबिलिटी है। अगर हमें दिखता है कि पार्टी तो बहुत अच्छी है, इसकी कोई विजिबिलिटी नहीं है, तो हमें लगता है ये लोग जीत ही नहीं सकते। अब विजिबिलिटी कैसे आती है? पैसे से आती है, क्योंकि पैसे से आप इश्तिहार छाप सकते हैं, टीवी पर इश्तिहार निकाल सकते हैं, अपने बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगा सकते हैं, अपने पेड वर्कर्स को भेज सकते हैं जाकर पर्चे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। एक IT सेल में पेड लोगों को लगा सकते हैं जो दिन रात आपका प्रोपेगेंडा है। भाजपा वाले तो खैर झूठ फैलाते हैं उस IT सेल के द्वारा, जिसमें उन्होंने करीब 1-2 हज़ार लोगों को 50-50 हज़ार रुपए के पगार पर बैठा रखा है। उनका काम है नफरत फैलाना, झूठ फैलाना और दूसरी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना और अपना बस हिंदू मुस्लिम प्रोपेगेंडा चलाना, बस ये काम करते हैं। तो पैसे से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर आपके पास पैसा ना हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। और इसी वजह से ये जरूरी था कि ये लिमिट्स तो होनी चाहिए थी, कैश पर रिस्ट्रिक्शन, पार्टी के स्पेंडिंग पर लिमिट, लेकिन उसके अलावा स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। देखिए आजकल अच्छे कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत अच्छा, जिन्होंने सोशल वर्क किया है, जिसको लोग जानते भी हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, जरा भी प्रचार करने के पैसे नहीं है। तो इसलिए कई कंट्रियों, कई देशों में ये स्टेट फंडिंग होती है कि भाई आप हर वोट का 50 रुपए की जितनी वोट मिलेगी सरकार की तरफ से इलेक्शन के बाद आपको 50 रुपए पर वोट मिल जाएगा। आपको 1 लाख वोट मिली तो 50 लाख आपको मिल जाएगा। तो फिर अच्छे कैंडिडेट जिनके पास पैसा भी नहीं है अपने दोस्तों से, रिलेटिव से लोन लेकर चुनाव लड़ सकते हैं कि अच्छा हम चुनाव लड़ने के बाद जब हमको सरकार से पैसा मिलेगा हम वापस कर देंगे। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये तो फीजिबल नहीं है, इतना पैसा सरकार कहाँ से देगी। कितना पैसा? देखिए हर जनरल इलेक्शन में करीब 60 करोड़ वोट पड़ते हैं आज के दौर में। 60 करोड़ वोट पड़ने का मतलब है अगर हम 50 रुपए से गुणा करें तो 3000 करोड़ वोट। अब आप इसमें स्टेट फंडिंग में ये भी कह सकते हैं कि अच्छा जिसको 75 लाख मिल गए, अगर हमारी 75 लाख स्पेंडिंग की लिमिट है, उसके बाद किसी कैंडिडेट को उससे ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा, यानी कि आधा पैसा आप उसमें से कम कर दीजिए, 3000
चौथी बात, हम लोग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अगर करें साथ में, तब फिर लोग बेझिझक अपनी जो फेवरेट पार्टी है उसको वोट देंगे। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में ये होता है कि हर एक पार्टी अपनी अपनी लिस्ट दे देती है, लोग पार्टी को वोट करते हैं कि भाई हमारी फेवरेट पार्टी ये है, ये है, ये है। अगर किसी पार्टी को 2% वोट मिले, ऊपर से 2% कैंडिडेट उसके इलेक्ट हो जाते हैं। उसका एक थोड़ा रिफाइंड तरीका ये है कि हर एक जना 2 वोट डाले, एक पार्टी के लिए और एक उस पार्टी की लिस्ट में से अपने फेवरेट कैंडिडेट के। तो जिन कैंडिडेट्स को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे उस पार्टी में, वो इलेक्ट हो जाएंगे। तो ये तरीका करीब करीब बहुत सारी कंट्रियों में अपनाया गया और इसकी वजह से ये जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट है, ये सिस्टम खत्म होता है और पैसे की अहमियत भी कम होती है। तो ये 4 चीजें अगर हम करें चुनाव सुधार के तौर पर, तो काफी हद तक ये जो पैसे का खेल बन गया है चुनाव, ये कम हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि ये कौन करेगा? सरकार तो करेगी नहीं, उसको तो पूरे सिस्टम का फायदा मिल रहा है। जो लोग सरकार पर काबिज हैं उनको तो इस पूरे पैसे का खेल बनने का फायदा मिल रहा है। पैसा तो उन्हीं के पास है, बाकी लोगों के पास तो है। तो वो तो कितना भी पैसा इकट्ठा कर सकते हैं वसूली के तौर पर, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दे के वो तो करेंगे। जो भी पार्टियां सरकार में आती हैं, काबिज होती हैं, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी देखिए ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टियां नहीं उठा रही है। बीजू जनता दल कहाँ उठा रही है इस मुद्दे को, क्योंकि वो भी फंसे हुए हैं। तृणमूल कांग्रेस कहाँ उठा रही है, वो भी फंसे हुए हैं। सिर्फ कांग्रेस उठा रही है क्योंकि राहुल गांधी इसको खूब जोर शोर से उठा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस उतनी ज्यादा फंसी हुई नहीं है। वहां पर कांग्रेस के खिलाफ ये बात इतनी नहीं आई है कि इनको घूस के तौर पर ये पैसे दिए गए। हो सकता है घूस के तौर पर भी दिए गए हों, लेकिन ये बात अभी खुलकर ज्यादा नहीं आई। लेकिन बीजू जनता दल की तो आ गई, बीआरएस की भी आ गई, तृणमूल कांग्रेस की भी आ गई। वो लोग इलेक्टोरल बॉन्ड की बात नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से हमको ये समझना चाहिए कि ये जो हम लोग इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल पार्टियां नहीं करेंगी जो लोग सत्ता में हैं या सत्ता में आ सकते हैं। या ये तो तब होगा जब जनता का बड़ा आंदोलन होगा। जैसे भ्रष्टाचार लोकपाल का आंदोलन हुआ तो उनको लोकपाल का कानून बनाना पड़ा, चाहे वो कार्यान्वित होते होते बेकार हो गया। इन्होंने बिल्कुल रद्दी लोगों को लोकपाल बना दिया है, लेकिन कानून तो बनाना पड़ा है। तो जब तक जनता का कोई मूवमेंट या आंदोलन नहीं खड़ा होता है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर, तब तक ये रिफॉर्म्स नहीं होंगे। और इसीलिए हम लोगों का दायित्व है। देखिए, एक अनफॉर्चुनेट चीज ये हुई कि वो लोकपाल आंदोलन के बाद बहुत सारे एक्टिविस्ट घर पर बैठ गए। आप लोग तो चलिए एक्टिव है यहाँ, कम से कम आरटीआई वगैरह के इश्यूज पर बहुत एक्टिव है। लेकिन जो लोग निकले थे कि भाई हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, और या उसके बाद उन्होंने सोचा कि भाई हम एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स लाना चाहते हैं देश में और आम आदमी पार्टी बनाएंगे। उसके बाद जब उनको दिखा कि भाई आम आदमी पार्टी भी एक साधारण पॉलिटिकल पार्टी बनकर रह गई, तो बहुत सारे लोग जो उस समय घर से बाहर निकले थे वो निराश होकर घर पर बैठ गए। और अब उनको हिचकिचाहट होती है फिर से बाहर निकलने के लिए कोई आंदोलन में। लेकिन अब समय आ गया है कि लोगों को कमान अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। जनता को ये समझना पड़ेगा कि देखिए हम ही मालिक हैं इस देश के, और हम इन पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर नहीं डिपेंड कर सकते। हमको खुद ही आंदोलन कर करके वो चीजें हासिल करनी होंगी जो हमें लगता है कि हमारे लोकतंत्र को सुधारेंगे। तो इसलिए मैं एक ही बात से अपनी बात खत्म करता हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग हताश थे 2-2.5 महीने पहले कि भाई अब तो ये भाजपा सरकार फिर से वापस आ जाएगी। इन्होंने जितना नुकसान किया पिछले 10 साल में हमारे देश का, हमारी व्यवस्था का, हमारे संस्थानों का, उतना कभी किसी पार्टी ने, किसी सरकार ने नुकसान नहीं किया। लेकिन आज हवा बदली हुई है। आज मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सरकार तो जाएगी, ये सरकार जाएगी, लेकिन कौन सी सरकार आएगी, वो क्या करेगी, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हम लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, और अगर हम खड़े हो गए तो फिर मैं वो बात रिपीट करूंगा जो मेधा जी कहती हैं कि भाई एक दिन जरूर आएगा जब कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा और नया जमाना
यदि आपण मते कहबा को चाहउछाली 2 मिनिट लेखा कहि कि आपण 2 मिनिट के अधिका नबा उचित न आपण दे पाइबे आगे जो स्टेट फंडिंग के इलेक्शन के बारे में आपको क्लियर करना चाहिए। अगर आपने बोला कि हिम्मत लिख रहा है, आपको 10 बार लिखा है, मगर जो स्टेट फंडिंग का इलेक्शन नहीं कर रहे हैं, हमने बार-बार प्राइम मिनिस्टर को लिखा, एक बार रिकमेंडेशन बार समय में वो बोला, प्रधानमंत्री ने वो करूंगा और विचार होना चाहिए। एकमात्र सीपीआईएम वो बोल रहा है मैनिफेस्टो में लाया है, मगर बीजेपी तो नहीं लाया है, कांग्रेस तो नहीं लाया है, बीजेपी तो दूध है कुछ तो नहीं कर रहा है। तो इसीलिए आप क्यों एक पहल नहीं कर रहे हैं? और energy, Mr. Das and all of my volunteers, all the activists and the journalists over here, who are the Oriya Pujita Senior Person, Koivar Achi, the board, like once actually I am very weak in Hindi, I am very sorry. So I will try my level to brief it within minutes to Mr. Bhushan that there are so many cases we do case everywhere at every phase of life where the common man can get what RTA is. Number two, when it comes to state level for appeal, everywhere the common man is getting harassed because they can't find any ways how to file a complaint, how to go to the case, how I would expedite my that is grievances over the desk and the concerned RTA commissioner. So problem is that we have to furnish and we have to develop a state level office over here with the guidance of Mr. Bhushan that forum will help, would assist the common men who will be coming over for any sort of office. Number one. Number two, when we are finding any issue with any private companies and PSUs, we find so many difficulties to file any application. So, can we facilitate this law that they will be also open to the public? I am just citing an example along that is upon our question. So when they are doing some sorts of corruption, it's visibly seen over the public, but we can't ask anything, we can do nothing against that because there are certain stipulations in the law. Number three, whenever SBI's matter is concerned with electoral bonds, I want to say that if people's SBI is taken as the people's bank, Bank of India, but the play, whatever the play in the electoral bonds is not coming under the law, and it's not under constitutional, I would say, because senior journalist. So my appeal would be with Mr. Bhushan that can we bring some law, can we appeal on the CJI? There should be some sort of norms. If some banks, some nationalized banks should be there to place such bonds, then how to denationalize them? How to make their acting lower so that their domain in the financial domain will be minimized. Thank you. What a declaration kali. Say that India can become a model of governance like we have in Singapore, in US, because हमारा opinion ये है कि if you want to elect some members to form the government, उनका सबसे पहले important है कि उनका educational qualification देखना चाहिए. These people should have at least experience in understanding the geography of the country, the culture and the history of the country, to have the understanding of legal procedures in order to serve the people of the country in every different areas. Like if you look into the 7th schedule of the Constitution, we have the union list, state list and concurrent list. And under Article 246(1) of the Constitution, it says that the Parliament may make laws in different subject areas. That's our Can we have any, whether it is
political education or any other kind of intervention with these students, because this is complete nonsense to me as a senior level officer. Complete nonsense. मेरा सवाल एग्जैक्टली तो पूरा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जरूरी सवाल है और प्रशांत जी का अटेंशन में इसमें लाना चाहती हूँ कि उड़ीसा में भी वो बहुत दिखा देख रहे हैं कि जो एक्टिंग ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स, दे आर ऑलरेडी वर्किंग ऑलमोस्ट एज मेंबर्स ऑफ पार्टीज। ये है, लेकिन इससे भी ज़्यादा फ्रिक्वेंट ये है कि आज ब्यूरोक्रेट ने रिजाइन किया, वॉलंटियर रिटायरमेंट किया या रिटायर किया और अगले दिन पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन कर गया। अब इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये जो व्यक्ति है, अगर ये पॉलिटिकल पार्टी में जाने की प्रक्रिया में है, उससे 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले वो एक्चुअली लोगों के लिए काम नहीं कर रहा है, पार्टी के लिए काम कर रहा है। मैं कोई नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे इंस्टांसेस नेशनल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में थे। तो क्या ये भी कोशिश होनी चाहिए कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके लिए कम से कम एक खुलेगा पीरियड होना चाहिए कि रिटायरमेंट के या फिर जो भी वॉलंटियर रिटायरमेंट है उसके बाद कम से कम 5-10 साल वो कोई भी पॉलिटिकल पोजीशन में नहीं जा पाए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं जा पाए। राष्ट्रीय स्तर हो कि आंचलिक स्तर राजनीतिक दल हो से निर्वाचन चिन्ह केवे भी रिजर्व होता जो समय संविधान प्रणयन है। किसी वर्ष पर से पार्लियामेंट में आईन प्रणयन कले, इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया जो पार्टी को रजिस्ट्री कर चिन्ह गोटे से आवेदन करते भर सबुदिन गोटे रिजर्व करके दिया। मोर कहया कथा जो आईनटा प्रणयन हो पार्लियामेंट में उच्छेद करा कौन राजनीतिक दल को सबुदिन गोटे चिन्ह दिया न जाओ, जमी वार्ड मेंबर, सरपंच, समिति सभ्य किंबा एमएलए, एमपी, जिला परिषद में छेड़ा होता स्वाधीन प्रार्थी माने इलेक्शन ऑफिसर को गोटे सिंबल सेमती जी जेकोसी दल टिकेट आनु आमर कहबार नहीं, जेकोसी पार्टी प्रार्थी से छेड़ा हो आमर किसी कहबार नहीं, किंतु समस्त को इलेक्शन ऑफिसर स्वाधीन प्रार्थी को जमी गोटे गोटे चिन्ह दूसरी फिक्स सेमती सब कैंडिडेट को नुआ नुआ चिन्ह दि जाऊ, जहाँफल वर्ष तमाम झंडा गाड़ी व्यवहार कर, घर व्यवहार कर, ऑफिस व्यवहार कर, मीटिंग वर्ष तमाम कहते सेगुड़ा हो पार ना। ये आईन विषय प्रशांत भूषण सार को निवेदन करुम तरफ गोटे क्रियान्वयन करेंगे ये आईन का उच्छेद हो और रिजर्व ऐसा हमारा मतलब दिमाग में यंग जनरेशन भी इनका दिमाग में चलता है। और दूसरी तरफ है जो मोदी जी, वो करप्शन तो इतना मतलब ये जो उनका जो करप्शन बहुत सारे कर रहा है, लेकिन इतना वो हिंदुत्व के आगे इतना वो छोटा पड़ गया है, तो उसके लिए वो हिंदुत्व प्रोसेस का जो अभी चल रहा है तो करप्शन उसके सामने में मतलब सामने में कोई अहमियत नहीं है। तो इसीलिए मेरा प्रश्न यही है कि हम ये जो एंटी करप्शन मूवमेंट को लेके जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी को कैसे डिसमेंटल कर सकते हैं, और दिन ब दिन जो जैसे हिंदुत्व का मतलब उनका बढ़ रहा है, पॉपुलैरिटी बढ़ रहा है, लोगों के मन में हिंदुत्व का फैलाया जा रहा है, तो वो उसको कैसे हम टैकल करके जो करप्शन होता है और डेवलपमेंट इशू लेके निर्वाचन में कोई भी हम भी कर सकते हैं। और जैसे मतलब जो भी लड़ रहे हैं वो लड़के हमने सरकार को मतलब दूसरा सरकार लाएंगे, ये मेरा सवाल है। भारत में जितने प्रधानमंत्री सारे लोग प्रेस मीट किए, बाकी जिन्हें वर्ल्ड प्रेस मीट किए और जिन्हें किए सारे कुछ प्रेस मीट किए, लेकिन वो नाम में लगे इंडिया वो लोअर एड्रेस है प्रेस मीट, बिकॉज उनको प्रेस मीट करने से सारे चीज को बताना पड़ेगा, संबंधित को क्यों किया, क्या किया, कैसे किया,
कि आपको पब्लिक का चांदा लेकर खा लिया, सारे को बताना पड़ेगा। लेकिन वो अभी तक प्लेसमेंट भी किया जाए। मेरा क्वेश्चन है कि पहले वो जो पीएम सारे थे उन्होंने प्लेसमेंट क्यों किए थे, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ प्लेसमेंट, क्योंकि जनता को बताना चाहिए जनता को क्या क्या चीज कैसे खर्चा होता है। लेकिन पीएम एक भी प्लेसमेंट किए थे, तो मेरे को आपके लिए पसंद से इसके बारे में थोड़ा सोचिए तो कोई भी अगर हो सकता है क्यों जनता को नहीं बताना चाहते, क्यों रात भर किसको अरेस्ट करता हुआ, तो रात भर आदमी ये वीडियो सुबह लगा हुआ तो सुबह कैमरा लेकर निकल हुआ था, उसके बारे में थोड़ा सोचिए। धन्यवाद। मेरा एक सवाल है, ऑल इंडिया में इतना मूवमेंट चला बैलेट पेपर और वोटिंग मशीन पे, तो इलेक्शन में कहीं पे बैलेट पेपर में इलेक्शन हो पाएगा ना कोई चलेगा? क्योंकि ये पॉलिसी का इशू है, कोर्ट तक में अगर हम ले भी जाएंगे तो बोलेंगे कि भाई ये सरकार की पॉलिसी का इशू है। मतलब डाउटफुल है कि कोर्ट ऐसी पीआईएल एंटरटेन करेगा। दूसरी बात यह है कि ये अपेक्षा करना कि प्रशांत भूषण ही सारी पीआईएल करेंगे या सारे सार्वजनिक मुद्दों को प्रशांत भूषण ही उठाएंगे, ये भी गलत अपेक्षा है। एक ब्यूरोक्रेट्स का कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। आज तो खैर जज लोग भी तुरंत रिटायरमेंट लेकर, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर तुरंत पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, वो तो खैर और भी खतरनाक है। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स के लिए भी कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए, 2 साल हो, 3 साल हो, 5 साल हो, कुछ भी हो, पर कम से कम 2 साल का तो कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। फिर एक ये इलेक्शन इसका ईवीएम का एक सवाल था आखिर में। देखिए ईवीएम पर हमने कोर्ट से ये बोला था कि देखिए ईवीएम में धांधली हो रही है या नहीं हो रही है तो हम नहीं जानते, लेकिन हो सकती है क्योंकि इसमें एक प्रोग्रामेबल चिप है और उसमें एक फ्लैश मेमोरी भी होती है ईवीएम में भी और वीवीपैट में, इसलिए इसमें धांधली करी जा सकती है। और क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये शंका है कि इसमें धांधली हो रही है, तो इसको एड्रेस करने के लिए या तो आप बैलेट पेपर ले आइए या फिर जो वीवीपैट की पर्ची है लोगों के हाथ में दे दीजिए, वो देखकर फिर बैलेट बॉक्स में डाल दें और फिर आप पर्चियों को गिन लीजिए। और तीसरा ऑप्शन ये है कि भाई आप उसका शीशा जो है वीवीपैट मशीन में उसको काला कर दिया गया है, तो आपको बाहर से अंदर दिखाई नहीं देता, सिर्फ तब दिखाई देता है जब लाइट जलती है 7 सेकेंड के लिए। तो उस लाइट को आप जले रहने दीजिए और उसके बाद वीवीपैट की सब पर्चियाँ काउंट कर लीजिए। 3 ऑप्शंस दिए थे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कोर्ट ने नहीं माना। शायद कोर्ट को अब क्या वजह थी, मतलब उनको शायद ये लगता था कि भाई इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, हमारे ये ईवीएम के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, ये बात सही नहीं है, उठाए नहीं जाने चाहिए, इस वजह से उन्होंने डिसमिस कर दी। अब उसका तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर आगे चलकर कभी ये पकड़ में आएगा कि धांधली हुई, इसीलिए हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं। जैसे अभी इलेक्शन कमीशन ने अभी काफ़ी दिन के बाद जाकर फर्स्ट और सेकंड राउंड के वोटिंग के फिगर्स बढ़ा दिए, 3-4% बढ़ा दिए। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये आप जो फॉर्म 17C है, जो हर बूथ बाय बूथ जो जारी किया जाता है, जिसमें लिखा जाता है कितने वोट इस बूथ में पड़े, उसकी सारी फिगर्स अपने वेबसाइट पर डाल दीजिए, जिससे पता लग जाए कि भाई 17C के हिसाब से कितनी वोट पड़ी, इससे पता लग जाए कि एक्चुअली कितनी वोट पड़ी। तो अभी नहीं लगता कि जब तक ये कोई बड़ा घोटाला नहीं पकड़ में आता ईवीएम का, उसके बाद तो खैर सुप्रीम कोर्ट भी ये आदेश देगा कि ईवीएम से आप चुनाव नहीं करा सकते, आपको या तो पर्ची काउंट करनी पड़ेगी सारी या फिर बैलेट पेपर से कराना पड़ेगा। लेकिन वो घोटाला सामने पकड़ में आना चाहिए। अभी तक ऐसा पकड़ में नहीं आया है, शंका बहुत लोगों को। एक हिंदुत्व वाला सवाल था कि क्या भ्रष्टाचार से ज्यादा बड़ा मुद्दा हिंदुत्व का नहीं है? हाँ है, एक तरह से है, ये बात सही नहीं है। देखिए भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है, आज भी बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन
उससे भी बड़े मुद्दे हैं। और ये जो हिंदुत्व का जो मुद्दा है और कम्युनलिज्म का मुद्दा है, ये मेरी राय में भ्रष्टाचार से ज्यादा बड़ा मुद्दा है। और इसलिए इसको भी लोगों को पकड़ना चाहिए और ये बताना चाहिए कि देखिए, ये जो आप धर्म के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, इससे तो पूरा समाज, पूरा देश कमजोर होएगा। जबरदस्ती के लिए आप लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहे हैं, झूठ फैला फैला के भड़का रहे हैं। तो हम लोगों को, जैसे योगेंद्र जी कहते हैं कि ट्रोल आर्मी के खिलाफ एक ट्रुथ आर्मी बनानी चाहिए, जो कि जनता को बनानी चाहिए, सिटीजन्स को बनानी चाहिए, जहाँ हम सच फैलाएं, जहाँ हम नफरत की जगह प्यार फैलाएं। तो ये काम हम लोग कर सकते हैं। एक दो और सवाल थे, हम भूल रहे हैं क्या थे। Get back the money from the political party. हाँ, ये बड़ा अहम सवाल है। देखिए, ऐसा है कि इलेक्शन फंडिंग की कंपनी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे, इसको सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल नहीं बोला। उन्होंने बोला है गुप्त चंदा देना इलीगल, और इसीलिए उन्होंने उसका पर्दाफाश कर दिया, बोल दिया कि सब बताओ कि किसने किसको दिया। लेकिन घूस देना तो बिल्कुल इलीगल। तो जो पैसा घूस के तौर पर दिया गया है, वो पैसा तो पॉलिटिकल पार्टियों से वापस मांगा जा सकता है। और हम लोगों ने एक नई पिटीशन फाइल करी है, जिसमें हमने ये मांग करी है कि SIT का गठन हो, जो कि इसकी पूरी जांच करे, और जहाँ जहाँ पता लगे कि घूस का पैसा है, वो पॉलिटिकल पार्टियों से वापस लिया जाए। तो एक सवाल है, तुषार कांता जी ने पूछा है 2-3 बार सवाल ये। उन्होंने कहा है कि जो सूचना अभी सामने आई है इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, उसमें कोर्ट ने कहा कि 12 अप्रैल 2019 के बाद किसने बॉन्ड खरीदे और किस पार्टी को दिए, वो सूचना बाहर आ गई। लेकिन कुछ ऐसे बॉन्ड्स थे, 4000 करोड़ रुपए के बॉन्ड, 16,000 करोड़ में से, तो मतलब 25% बॉन्ड जो है अमाउंट के, वो सूचना अभी भी हमारे पास नहीं है। तो जो बॉन्ड मार्च 2018 से लेकर 12 अप्रैल 2019 तक जो बॉन्ड खरीदे गए थे, किसने खरीदे, वो सूचना अभी हमारे पास नहीं है। तो ये जो अमाउंट है 600 करोड़ का, ये मिसमैच नहीं है, ये सूचना अभी बाहर नहीं आई है, क्योंकि ये बॉन्ड खरीदे गए होंगे 12 अप्रैल 2019 से पहले, इसलिए ये सूचना अभी बाहर नहीं आई है। बहुत जरूरी है कि ये सूचना भी हम मांग करते रहे कि बाहर आनी चाहिए। बल्कि मैंने जैसा कहा, प्रधानमंत्री अब ये जब से ये आया है जजमेंट, तब से बार बार इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डिफेंस में कहते हैं कि इसने तो बड़ी पारदर्शिता कर दी। तो आज भी 4000 करोड़ रुपए के बॉन्ड के बारे में हम जानकारी नहीं पा पाए हैं। तो अगर प्रधानमंत्री मानते हैं कि पारदर्शिता के लिए बॉन्ड थे, तो वो ये सूचना दे दे, SBI ये सूचना लोगों को दे दे, तब ये सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। और मैं यहाँ पर बस यही कह के बात खत्म करूंगी कि अभी तो यहाँ तक बात पहुँच गई है कि वित्त मंत्री ने कह दिया है कि अगर हम तीसरे टर्म में वापस आ गए तो हम इलेक्टोरल बॉन्ड को किसी न किसी रूप में वापस ले आएंगे। तो ये तो एक बहुत ही खतरनाक बात है, क्योंकि ये जो बॉन्ड है, इन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया है, गैर संवैधानिक। तो या तो वित्त मंत्री हमें ये कह रही है कि तीसरी बार अगर टर्म आई बीजेपी की तो संविधान को बदल देंगे, वरना कैसे लाएंगे वो ये बॉन्ड वापस। तो ये जो हमारी चर्चाएं हैं और जो हमारा कैंपेन है, उसे इस बात को उठाते रहना है कि हम चाहते हैं कि कोई गोपनीयता ना रहे पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग में, और ये इलेक्टोरल बॉन्ड की तो कोई जगह है ही नहीं हमारे लोकतंत्र में। ये हमें सब जगह कहते रहना पड़ेगा, क्योंकि लड़ाई कोर्ट में तो जारी रह सकती है, लेकिन जमीन पर जब तक नहीं होगी और लोगों की आवाज जब तक नहीं उठेगी, तब तक इस तरीके की धारणा यूनिवर्सिटी का देखा होगा वीडियो कि वो लोग यूनिवर्सिटी जा रहे हैं लेकिन वो पढ़ भी नहीं सकते, अनपढ़ हैं। यानी कि अनपढ़ लोग आज यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। तो इसलिए पढ़ाई
आपने कौन सी डिग्री हासिल करी है, कोई प्रोफेशनल डिग्री। मैं तो देखता हूँ लॉ बहुत सारे लोग कर लेते हैं जिनको कानून का अक्षर भी नहीं आता, ABC भी नहीं आती। बहुत सारे ऐसे लॉयर्स मैंने देखे हैं जिनको कानून की ABC भी नहीं आती, लेकिन फिर भी उनको LLB की डिग्री मिल गई। तो इसलिए कोई डिग्री से नहीं पता लगता कि किसको कितनी समझ है, किस चीज की समझ है। तो इसलिए, और उसका कोई और ठोस आधार नहीं है। आप कैसे जज करेंगे कि भाई इस आदमी को कितनी समझ है, किस चीज की समझ है। इसीलिए लोकतंत्र में जनता तय करती है कि भाई ये आदमी, सुप्रीम कोर्ट ने इतना तो बोल दिया कि आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता दीजिए। वैसे उससे कोई खास उसका मायने नहीं है। जैसे मैंने बोला, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो अभी मोदी जी कहते हैं मेरे पास एंटायर पॉलिटिकल साइंस में MA की डिग्री है। एक तरफ ये कहते हैं, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि मैं तो अनपढ़ हूँ, मैंने तो पढ़ाई लिखाई करी नहीं है, वगैरह वगैरह। इसलिए इससे कोई खास नहीं निकलता है। लोगों को खुद देखना चाहिए भाई ये कैंडिडेट हैं, इन कैंडिडेट्स की कितनी समझ है सामाजिक मुद्दों की, हमारे पॉलिसीज की कितनी समझ है, उसके हिसाब से लोगों को